जरा सोचिए एक ऐसे समाज के बारे में जहां आपका जन्म ही आपकी पूरी जिंदगी तय कर देता हो। उस दौर में एक इंसान ने बराबरी का सपना देखा और सामाजिक न्याय की एक ऐसी नींव रखी जिस पर सच कहूं तो आज का भारत खड़ा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फूले की, जिन्हें हम सामाजिक न्याय का वास्तुकार भी कहते हैं। तो सवाल ये है कि 19वीं सदी में जब समाज जाति और परंपराओं की जंजीरों में बुरी तरह फंसा हुआ था, तब वो कौन था जिसने एक ऐसे भविष्य का सपना देखा, एक ऐसा भविष्य जहां हर कोई बराबर हो, हर किसी को सम्मान मिले। इस मुश्किल चुनौती को उठाया महात्मा ज्योतिबा फूले ने। तो चलिए उनके इस जबरदस्त सफर को और करीब से जानते हैं। देखिए, फूले जिस दौर में जी रहे थे वो समाज बहुत ही ज्यादा बटा हुआ था। जाति के आधार पर ऊंच नीच की एक गहरी खाई थी और सबसे ऊपर ब्राह्मणवादी परंपराओं का बोलबाला था। ऐसी व्यवस्था में निचली जातियों और महिलाओं के लिए अधिकार या मौके मिलना तो दूर की बात थी। यहाँ आप देख सकते हैं, दो बिल्कुल अलग सोच की टक्कर थी। एक तरफ थी वो व्यवस्था जो जन्म से ही किसी को ऊंचा और किसी को नीचा मानती थी और जो औरतों को पढ़ाने लिखाने के सख्त खिलाफ थी। और दूसरी तरफ थे फुले, जिनका कहना था कि नहीं, समानता, सम्मान और शिक्षा पर हर किसी का हक है। बस इसी टकराव ने उस क्रांति को जन्म दिया जिसकी शुरुआत फुले ने की। फुले एक बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर समाज को सच में बदलना है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग से अज्ञानता का अंधेरा हटाना होगा। और इसका सबसे ताकतवर हथियार क्या था? शिक्षा। उनके लिए पढ़ाई सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक क्रांति लाने का एक जरिया थी। देखिए, फूले सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले विचारक नहीं थे, वो एक कर्मयोगी थे। मतलब जो कहते थे वो करके दिखाते थे। और उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर सचमुच इतिहास बदल दिया। सोचिए, 1848 में उन्होंने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। उस जमाने में तो कोई ये सोच भी नहीं सकता था। और वो यहीं नहीं रुके। 1855 में उन्होंने रात के स्कूल शुरू किए ताकि जो मजदूर और किसान दिन भर खेतों में काम करते हैं वो भी पढ़ लिख सकें। अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा कदम रहा होगा। ये सिर्फ एक स्कूल का खुलना नहीं था, ये भारत में महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण की नींव का पहला पत्थर था। फुले को पता था कि सिर्फ स्कूल खोलने से काम नहीं चलेगा, एक संगठित आंदोलन भी चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज बनाया, जिसका मतलब था सच को खोजने वालों का समाज। ये संगठन निचली जातियों के हक के लिए लड़ता था, उनकी शादियां और दूसरे रीति रिवाज बिना ब्राह्मण पुजारियों के करवाता था। देखते ही देखते ये सामाजिक सुधार का एक बहुत बड़ा मंच बन गया। फूले अपने विचारों को सामने रखने में कितने निडर थे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उनकी किताब गुलामगिरी। इस किताब में उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था के जुल्म की तुलना सीधे अमेरिका की गुलामी प्रथा से कर दी। ये अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी बात थी, जिसने पूरी सामाजिक व्यवस्था की जड़ों पर सवाल खड़ा कर दिया। पर फूले का संघर्ष सिर्फ शिक्षा या जाति व्यवस्था तक ही सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनका नजरिया बहुत बड़ा था। वो समाज के हर उस कोने में बदलाव लाना चाहते थे जहां जहां अन्याय था। उन्होंने किसानों के शोषण के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। यहां तक कि 1857 के विद्रोह को उन्होंने ऊंची जातियों का सत्ता के लिए संघर्ष कहकर उसकी आलोचना की। वो धार्मिक आज़ादी के हिमायती थे और सरकार से मांग करते थे कि निचली जातियों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। उनका संघर्ष सच में हर किसी के लिए था। फुले ने अपनी कलम को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था, चाहे वो गुलामगिरी हो या शेतकऱ्यांचा आसूड, जिसका मतलब है किसानों का कोड़ा। उनके लेखन ने समाज की कड़वी सच्चाइयों को सबके सामने लाकर रख दिया। अपनी किताबों के जरिए उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को हर घर तक पहुंचाया। तो आखिर फूले ने हमारे लिए क्या छोड़ा? उनकी विरासत आज भी जिंदा है हमारे बीच। उन्होंने भारत में सामाजिक न्याय आंदोलन की वो मजबूत नींव रखी जिस पर आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। फूले के विचार सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थे। वो थॉमस पेन की किताब द राइट्स ऑफ मैन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जो इंसानी हक और तर्क की बात करती है। इससे पता चलता है कि फूले की सोच अपने समय से कितनी आगे थी। वो भारत के संघर्ष को दुनिया भर के मानवाधिकार आंदोलनों से जोड़कर देख रहे थे। और ऐसा नहीं है कि उनके काम को पहचाना नहीं गया, उनके समय के लोगों ने भी उनके योगदान को समझा।
1888 में एक और समाज सुधारक विट्ठलराव कृष्णाजी वंदेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ये उपाधि समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा और उनके महान व्यक्तित्व का सम्मान थी। और अब आखिर में ये सवाल हमारे लिए हैं, आज के भारत में जहां हम आज भी समानता, महिलाओं के अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वहां ज्योतिबा फूले के विचार कितने मायने रखते हैं? क्या हम उनके सपनों के भारत के करीब आ पाए हैं, या असली लड़ाई अभी भी बाकी है?